बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जहां पाकिस्तान की सियासत के अंदर जनाब इमरान खान के रोज़ बरोज़ एक से एक नए बयान ने तलातुम पैदा किया हुआ है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया समी इब्राहिम साहब को, उसके बाद वाकई पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम आया, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर वो हुकूमत में ना हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट ठीक फैसले ना करे और उनका साथ ना दे तो खुदा न खास्ता मुल्क के ऊपर मुल्क को बहुत से मसाइल दरपेश होंगे। खुदा न खास्ता मुल्क 3 हिस्सों में बढ़ सकता है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुंच सकता है जब मईशत पाकिस्तान की सुकड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब लिहाजा अपनी एग्जिस्टेंस से रिलेट करते हैं मुल्क की एग्जिस्टेंस को, ये उनकी एक सोच है। इसके ऊपर बहुत से सवालात भी किए जा सकते हैं, बहुत से तज्ज़िये और तबसरे किए जा सकते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उसके नतीजे में उन पर मुकदमा भी बन सकता है। हुकूमत ये ज़रूर करे या सोचे कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, सियासी तौर पर यह कितना गलत फैसला होगा या कितना सही फैसला होगा वो अपनी जगह, लेकिन अवाम इस वक्त शायद इससे बॉदर नहीं हो रहे, इसलिए क्योंकि हुकूमत की जानिब से जिसे हम असली पेट्रोल बॉम्ब कहते हैं वो गिरा दिया गया है। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आज रात 12 बजे से जो पेट्रोल की प्राइस आप पे करेंगे वो तकरीबन 210 रुपये है, डीज़ल 205 रुपये पर लीटर तकरीबन मिलेगा आपको। लिहाजा इतनी बड़ी कीमत के अंदर जब इजाफा होता है तो उसका नेट इम्पैक्ट ये होगा, ये कोई भी एनीबडी विद अ लैपटॉप कैन एक्चुअली टेल यू कि कितना इम्पैक्ट आएगा इसका फूड इन्फ्लेशन के ऊपर, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के अंदर कितना इजाफा होगा। आज ही नेपरा ने जो बिजली का टैरिफ है, बिजली की कीमत है, उसका भी तयन कर दिया है। हुकूमत ने सिर्फ उसे नोटिफाई करना है। हुकूमत का ये डिफेंस है कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने कबाड़ा कर दिया, हमने IMF के प्रोग्राम के अंदर दोबारा जाना है, रीनिगोशिएट करना है, किसी ना किसी तरह मुल्क की इकॉनमी को सस्टेन करवाना है, आगे चलना है। लेकिन हालात अच्छे नहीं है। जब इंटरनेशनल जो रैंकिंग एजेंसीज़ हैं, मोडीज़ ने पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, मईशत की रैंकिंग, उसे स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। जब ये हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर विराजमान, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोalition मेंबर है, JUI-FA है। अब ये जमातें जब इतना सब कुछ फैसले हो रहे हैं मईशत के हवाले से, महंगाई का तूफान आ रहा है, पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, तो इन तमाम जमातों का सियासी कैपिटल भी खर्च होगा। लोग गले में फूलों के हार तो डालेंगे नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लोग यही कहेंगे कि भाई हम पहले ही महंगाई से पिटे पड़े थे, आपने हम पर मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया। और जब आज की हुकूमत ये कहेगी कि भैया ये हमने नहीं किया, ये तो पिछले कर गए, तो क्या लोग ये जो जस्टिफिकेशन है ये मानेंगे या नहीं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मरकज़ी रहनुमा पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका शाह जी। जनाब आबिद शेर अली साहब बड़े अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और मुल्क के नामवर सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर साहब एक्चुअल जो सेंटिमेंट है लोगों का उससे भी बखूबी वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फैंसी महफिलों के अंदर नहीं बैठते, पब्लिक पल्स भी उनको पता होती है कि लोग क्या इस वक्त समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आबिद शेर अली साहब, आपकी जमात ज़ाहिर बात है हैं, इतना बड़ा बोझ पड़ गया लोगों के ऊपर, आप पाकिस्तान वापस आए हैं, अब आपकी तस्वीर आ रही हैं, आप हल्के के अंदर फिर रहे हैं, यकीनी तौर पर मुश्किल होगा, लेकिन ये बात ठीक है कि लोग आपको फूलों के हार नहीं डालेंगे। जब आप ये कहते रहेंगे लोगों को कि भाई हमने नहीं किया, ये तो पिछली हुकूमत कर गई, तो लोग मानेंगे? आपको लगता है आप रीजन आउट कर सकते हैं लोगों के साथ? देखिए मुनीब साहब, जहाँ तक बात मईशत की है, जाहिर है ये आपको भी पता है, माशाल्लाह आपकी कैलकुलेशन, मज़हर अब्बास साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है, उनको भी पता है कैलकुलेशन। अब मुझे बताएं कि फिर किसी ना किसी को तो ये काम करना है। अगर असेंबलीज को भी डिसॉल्व कर देते, केयर टेकर सेटअप भी आ जाता, तो तब भी इससे शायद बदतर हालात होते, तो किसी ना किसी को फिर ये अवाम का गुस्सा भी सहना पड़ता है। लेकिन वो उसके साथ साथ अवाम को रिलीफ देकर, डॉलर को मैनेज कर पेट्रोल को फिर अपने असल प्राइस पे लाया जा सकता है। और ये इंशाल्लाह ताला आना भी चाहिए। हमें लोगों की तकलीफ का बिल्कुल एहसास है। और जो मामलात हैं, मैंने अभी आपका ट्वीट पढ़ रहा था, जब आप पेट्रोल पंप की बात कर रहे थे तो मैंने आपका ट्वीट पढ़ा, और अभी पढ़ा मैंने कि 209 रुपये हो गया। और ये आप ही के तवज्जुह से मुझे पता चला कि पेट्रोल फिर बढ़ गया।
और मैं समझता हूँ कि ये कुछ मुश्किल, वाकई मुश्किल है, और हमें लोगों की गुस्से का भी एहसास होना भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को पूरी जो हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे भी मुशावरत हुई होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इतने बड़े जंप को दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए, जो मेरी अपनी नहीं, राय बट भी ये है। रिकंसिडर आबिद भाई कहाँ से होगा? ये तो विफ्ता साहब कह रहे हैं कि नहीं, आईएमएफ के हमने नेक्स्ट अगर ट्रांच लेनी है तो ये तो एक मजबूरी है, हमने करना है। चले ठीक है, वो एक मुनीब कंपल्शन है, भाई, बट मुझे बताएं आपको सियासी तौर पर एक नुकसान नहीं होगा इस सब का? एक मिनट सुन ले। देखिए, मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए मुनीब साहब। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क का दिवालिया तो आगे निकल चुका, जो ये अभी कड़वी गोलियां सारी हमें लेनी पड़ रही है। हमें पता है कि आगे जनरल इलेक्शन में भी जाना है, हमें अवाम के गुस्से का भी अच्छे तरीके से तदारुक होना चाहिए, और है भी। लेकिन हम इतने, और ये देखें कि जो हमें भी फिर हर चीज को अभी आईएमएफ के प्लेटफॉर्म और उनके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। अब हुकूमत आई है, इनको अपनी पॉलिसीज को इत्तेहादियों के साथ लेकर चलना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इन मुआशी मामलात में हमें अपने इतनी भी लोगों को परेशानी नहीं देनी चाहिए, और ना ही हमारी गवर्नमेंट का कोई इस तरह का लेकिन नजरिया है। ये आपकी सोच अपनी जगह लेकिन जरूर है, क्योंकि एक हल्के की सियासत करने वाले पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिकल वर्कर हैं। लेकिन आप अभी भी समझते हैं कि हुकूमत को रिकंसिडर करना चाहिए। बट मैं जरा शाहजी, आप कोलिशन पार्टनर है, हल्के की सियासत आपने भी करना है, अपने वोटर सपोर्टर को जवाब आपने भी देना है। आज एहसास हो रहा है कि यार ये काम हमसे कोई जरा जल्दबाजी हो गई है, ये इमरान खान साहब के ऊपर ही भार डलता तो अच्छा था, ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। एक कोलेशन बनी है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने थाम रखा है इस कोलेशन को आसिफ जरदारी साहब के तवस्सुत से। तो मुझे ये बताएं कि आज जब इतना बड़ा इजाफा होगा पेट्रोल और डीजल की कीमत में, बिजली के निर्ख इस तरह बढ़ जाएंगे, आपका वोटर आपसे पूछेगा नहीं कि शाहजी ये क्या किया आपने? ये कैसी हुकूमत है जो लोगों पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, बिल्कुल ये महंगाई होगी और इससे हम फेस करेंगे, लोगों का गुस्सा भी। और जाहिर है जो इस वक्त हालत है मुल्क की, और जिस दिगर पर ये जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, जहाँ पे ये पहुँचा के गई, और आपने देखा कि लेकिन लोगों को ये सब याद है कि 118 से 190 तक डॉलर कौन लाया, और 90 रुपए से 150 से भी ज़्यादा क्रॉस किसकी हुकूमत में पेट्रोल ने किया, और फिर बदनीयती पर मुबनी। और ये बात पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा अपनी निजी महफिलों में कर चुके हैं कि जब ये मूव थी नो कॉन्फिडेंस की, तो उस वक्त ये इनको कीमतें बढ़ानी थी। इन्होंने जानबूझकर उनको कम किया, ताकि अगर ये मूव जो है वो ख़त्म होती है, कामयाब नहीं होती, तो बाद में तो ये जितना मर्जियाँ बढ़ा दें, जो इनकी टर्म्स कंडीशंस थी आईएमएफ पे, तो इन पर तो कोई असर होना नहीं था। और अगर नहीं हो मूव कामयाब होती है, तो फिर जो आएंगे उनके गले में पड़ेगी। तो ये बदनीयती पर मुबनी थी जो इन्होंने बीच में कीमतें कम की थी। ये आईएमएफ के एग्रीमेंट में करके आए थे कि हम उनको बढ़ाएंगे। आपने देखा जो वक्त था जब आईएमएफ के पास जाना चाहिए था इन्हें, उस वक्त तो ये कहते थे कि जी हम खुदकशी कर लेंगे, उनको मिस चुड़ैल लगती थी, अब उनको मिस वर्ल्ड लगने लगी। और जब वो बिल्कुल फंस गए तो उन्होंने उनकी वो शराइत मानी जो कभी किसी हुकूमत ने नहीं मानी। जाती रही हैं हुकूमतें जो पाकिस्तान में रही हैं आईएमएफ के पास, लेकिन कुछ शराइत उनकी अपनी होती थी। इन शराइत पर कभी एग्रीमेंट या ये इस तरह की बातें नहीं हुई जो ये नाअहल ठीक है, मैं पीटीआई की वफाकी जो आप बात कर रहे हैं चले वो फैक्चुअल है। पर सर मुझे ये बता दें कि जब से आपकी हुकूमत आई है, लेट से 50-55 रुपए पर लीटर अगर पेट्रोल या डीजल बढ़ गया है, मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आ रही कि जब आप एक टेलीविजन टॉक शो के अंदर तो आप रीज़न आउट कर सकते हैं, आप एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, आप बता रहे हैं कि क्या वजह है। आपका जो वोटर सपोर्टर है, आप कहते हैं लोग भूलते नहीं। सर लोगों को तो इस वक्त सिर्फ याद है कि आज घी का रेट क्या है, आज पेट्रोल का रेट क्या है, आज चावल आटे का रेट क्या है। उन बेचारों को क्या पता
कि आज से कुछ अर्सा पहले जी फलाने ने गलत फैसला किया था, फलाने ने गिमिक किया या बदनीति पे करके गया, लोग तो आपसे पूछेंगे शाह जी। जी बिल्कुल हमसे पूछेंगे, लेकिन कुछ जो सख्त फैसले होते हैं, अनपॉपुलर फैसले होते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए करने पड़ते हैं। हमें मुल्क अजीज़ है, हमें ये नहीं कि हम हुकूमत में नहीं है तो हम कह दें जी मुल्क खुदा न खास्ता खान के मुंह में खाक के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की बातें हम नहीं करते। हमने, और एक और बात भी वजाहत कर दूं, कोई भी फैसला है वो सिर्फ ये नहीं है कि नवाज़ लीग का है। जो इस वक्त सब हम लोग शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हो, या जो भी कोलिशन में है, उन सब का मुत्तफ़िका फ़ैसला है जो भी कर रहे हैं। लेकिन ये नागुज़ीर फ़ैसले हैं, ये मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ये मईशत को संभालने के लिए कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि ये जो इस वक्त कड़वे और मुश्किल फ़ैसले हैं ये बेहतरी में तब्दील होंगे, लोगों के लिए आसानियाँ होंगी जब हम इन सारी चीजों को फुलफिल करेंगे और फिर इनके लिए ज्यादा आसान। देखें फिलहाल तो शाह जी हालात नजर नहीं आते। उम्मीद नहीं, ये इंशाल्लाह होगा। देखें आप सबके इल्म में है कि 70 साल में इनके आने से पहले ये डॉलर की कीमत ले लें, पेट्रोल की ले लें, बिजली का यूनिट 8 रुपए था, इन्होंने उसको 24 और 28 रुपए तक पहुंचा दिया। अब जाहिर है कुछ बढ़ेगा, वो भी इनके जो ये एग्रीमेंट करके आए थे उसके तहत ये बढ़ाने पड़ रहे हैं। ठीक है लोगों को हम जाएंगे उनके पास। अच्छा जी, और आप उन्हें रीजन आउट करेंगे। बट मदर अब्बास साहब मुझे एक बात बताइए सर कि इस हुकूमत के पास ये कॉन्फिडेंस लैक कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, इन डिसीजन मेकिंग थी, समझ नहीं आ रहा था, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से इंजेक्ट हुआ है मदर साहब? और एक ये कि जो आबिद शेर अली साहब ने जो फरमाया है या जनाब नासिर हुसैन शाह साहब ने जो फरमाया है, लोग भी ऐसे ही सोचते हैं सर कि जब ये रीज़न आउट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई इस वजह से हमें ये मुश्किल फैसले लेने पड़े, और लोग कहेंगे ओके ठीक है हम समझ रहे हैं आपकी बात जो आप कर रहे हैं। मदर साहब शुक्रिया मुनीब। मैं पेट्रोल पंप पे भी होकर आया हूँ, मैं लोगों से मार्केट में भी पूछ कर आया हूँ। यकीन जानिए लोग स्पीचलेस हैं कि करें तो क्या करें। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि लोग कितना महंगाई तले दब गए हैं। खुदा के लिए ये कहना छोड़ दें कि जी पिछली हुकूमत ने किया था, वो कहते हैं पिछली हुकूमत ने किया था। आज तक महंगाई को नीचे आते हुए नहीं देखा। अब बात करें अभी ये जो कल शाहजी के शहर में जो डिपार्टमेंटल स्टोर जला है, उसके रीजन पता है आपको क्या है? ऑयल पेट्रोल लाके नीचे स्टोर कर दिया गया था। ओहो, जिस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, कोई हादसा ना हो तो आप शुक्र करें। और फिर ऑप्टिक्स क्या दे रहे हैं आप कि आप ऑप्टिक्स ये दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ 57 लोगों को लेकर टर्की चले गए, वहां से सलमान शहबाज और उनकी एहलिया को बुला लिया गया, यहाँ बिलावल जो है उनके टूर ही खत्म हो रहे। अब ऑप्टिक्स, लोगों को ऑप्टिक्स क्या दे रहे हैं आप? तो ये होता है कि सबसे पहले अपने ऊपर पाबंदी लगाते हैं। आप करें ना, तमाम मिनिस्टर्स के जो पेट्रोल है वो खत्म करें, दें ये लोग अपनी जेब से पैसे दें पेट्रोल के, फिर पता चले इनको अंदाजा हो कि चीजों का। ये जो थ्योरी है ना, ये जो टेक्निकल रीजंस हैं, ये एक आम आदमी के लिए नहीं बनते। आम आदमी को तो ये होता है कि जब वो रोज रक्शे में बैठ के जाएगा या बस में सवार होगा, और बस की कीमत अभी पिछली महंगाई जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो 20% इंक्रीज हुई, अब मजीद 20% 30% इंक्रीज होगी, और इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट से एक आम आदमी मुतासिर होता है। जब अगर हुक्मरान अपना ऑप्टिक्स बेहतर करेगा, वो अपने आप को सादा करेगा, वो अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों को खत्म करेंगे, सबको कहेंगे कि छोटी गाड़ियों में 800 सीसी किया था ना मोहम्मद खान जुनेजो ने, सबको बैठा दिया था ना, करें ना, तो कम से कम हुक्मरान अपने ऑप्टिक्स तो दुरुस्त करें, लोगों को ये नजर तो आए कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं। मुझे ये हुक्मरान लोगों से कटते हुए नजर आते हैं, मुझे ये लोग बिल्कुल एक कट जाते हैं जब ये लोग, जिस दिन ये MNA मुंतखब होते हैं, जिस दिन ये MPA मुंतखब होते हैं, इनकी गाड़ियों पे सबसे पहले नंबर प्लेट पे MNA और MPA लिखा जाता है, यानी पहला डिस्कनेक्शन जो होता है वो होता है। फिर जब ये वजीर बनते हैं तो इनकी गाड़ियों के ऊपर झंडे आ जाते हैं, आप लोगों से मजीद कट जाते हैं, लोगों के दरमियान रहकर सीखें। ये पता चलेगा आपको कि इस वक्त एक आम आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी वो क्या फील कर रहा है। और आगे जो आप कह रहे हैं आगे बिजली की कीमतें बढ़ना, बिजली की कीमतों में बढ़ना, उसकी सारे जो किराए के मकान में रहता है उसके किराए के अंदर उसमें इजाफा होगा,
बट सर इसका जो आप कह रहे हैं वो है तो पब्लिक सेटलमेंट और बात दुरुस्त है, इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी। बट सर ये अगर अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि जी अगर हम अपने खर्चे कम करते हैं तो 10% का फ़र्क पड़ता है, हम 4 अरब बचाते हैं, यहाँ 4 अरब डेली हम सब्सिडी के अंदर खर्च हो जाता है, तो हुकूमत क्या करे। अब एक तरफ आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दौरे हो रहे हैं, बिलावल साहब भी जा रहे हैं, शहबाज साहब जा रहे हैं, लेकिन अगर बिलावल साहब का दौरा हुआ तो कहा जाता है उसके नतीजे में अब ये रोल ओवर मिल रहा है चाइना से, तो समहाउ दौरे पे ऑफ भी कर रहे हैं पाकिस्तान को। इसको कैसे देखते हैं सर आप? मुनीब, असल चीज ये होती है, कुछ चीजें जरूरी होती हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं अपने ऊपर पाबंदी लगाता हूं। मेरी जिंदगी में सादगी तो आए। आप करें ना, जरा मुफ्ता इस्माइल ऑल्टो में सफर करें तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा। करें ना, ये ट्रैवल करें ना, दुनिया ट्रैवल करती है ना। हम बाहर जाते हैं, जब बरतानिया आबिद शेर अली बाहर होके आए हैं, आई एम श्योर नासिर शाह साहब जाते रहते हैं, वहां मिनिस्टर्स वगैरह कैसे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ट्रेवल करते हैं। मैं अभी उन्हें कहता हूं सर 660 सीसी गाड़ियों के अंदर ले आए। आबिद भाई वैसे ये सजेशन ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को कहें कि सारे मिनिस्टर्स को ना 660 सीसी गाड़ी दे दें, वो अच्छा पेट्रोल भी बचेगा, POL बचेगा। मैं देखे शहबाज शरीफ की ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिशवारी पे बाद में आता हूँ। मैं पहले जरूरी समझता हूँ कि मेरे बड़े भाई मदन साहब ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। एक तो सलमान शरीफ और उनकी एहलिया पर इन्होंने बात की, वो कोई सरकारी खर्चे पे नहीं गए, अपने पल्ले से गए, अपने पल्ले से वो वहाँ पर रह रहे हैं, अपने यानी कि ज़ाती अखराजात उन्होंने होटल के भी दिए, उन्होंने हर चीज़ अपने एक्सपेंसिव बेयर किए, कोई गवर्नमेंट के खर्चों पे नहीं गए, तो गवर्नमेंट का एक डेले का भी उन पे खर्चा नहीं आया। देखिए मैं मदन साहब से फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ें आप देखें कि हमने कौम को इस चीज़ पे एजुकेट भी करें कि पुराने मामला को आप कहते हैं कि इल्ज़ाम ना धरें, चले आपकी एक मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि नहीं धरें, फिर किस पे धरें? आप मुझे बताएं कि आप बिलफर्ज हमें आप साइड पे कर देते, चले मदन साहब मैं आपकी बात मान लेता हूँ, साइड पे कर लेते, कोई केयर टेकर आ जाता है, वो बढ़ा देते 70 रुपए, आके आते ही 100 बढ़ा देते, फिर भी आपके ये कमेंट्स होते थे। देखें कोई चीजें हमें जो गवर्नमेंट जो इनकी नलायकी है, फिर उनकी नलायकी नहीं तो किसकी नलायकी है जो सब्सिडाइज करके जिन्होंने तरीके से मामला को चलाना था, जिन्होंने ऑयल की एलसी, आपको पता है कि जब कोविड के जमाने में सेलिंग शिप थे, वो कह रहे थे फ्री में ले लें ऑयल, क्या इनको अकल के अंदों को नजर नहीं आता था कि उस वक्त हमारे मामला ठीक है, हमारे पास 8 रुपए की बिजली यूनिट पैदा होती है तो हमें अपना रिजर्व बनाने चाहिए, RLNG की हमें इंपोर्ट करनी चाहिए थी। अब वही चीज मदर साहब आपको मैं अर्ज करता चलूं, 2-3 महीने पहले LCs खुली है, उन्होंने अपनी LCs कैंसिल कर दी है कि जी हमें बड़ा नुकसान होगा, आप कॉन्फिस्केट कर लें जितने भी हमारे आपके पास पैसे हैं, अच्छा, जो हमने आपको दिए हुए एडवांस में आप रख लें, क्योंकि अगर हम आपकी डील थ्रू करते हैं तो हमें डबल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जब आपकी नलायकी जो 10 रुपए की बिजली उस वक्त पैदा होती थी, आपकी नलायकी से 50 रुपए की बिजली पैदा होती है, तो यार कोई आप हमें वे फॉरवर्ड बता दें कि 10 रुपए की बिजली को 10 रुपए में, अब पानी से तो मैं अब आप मुझे बताए थूक लगा के तो बिजली पैदा करने से रहे या इन चीजों पे चलाने से रहे, आप रियलिटी को भी खुदारा आप लोग ट्रस्ट करते हैं, आप एजुकेट करते हैं, आप थोड़ी सी रियलिटी, हाँ नहीं वो रियलिटी आबिद भाई वो रियलिटी बता रहे हैं कि लोग स्पीचलेस हो गए हैं महंगाई से। लोग स्पीचलेस हैं, सारे स्पीचलेस नहीं है। आप देखें कि फैक्ट्स के ऊपर बात करें। मदर साहब आप ठीक कहते हैं कि ख्वाहिशगारी ऑप्टिक्स दुरुस्त करने चाहिए, उन्हें भी चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इन चीजों को बिल्कुल रोल मॉडल होती हैं गवर्नमेंट, मैं आपकी सजेशन को अप्रिशिएट करता हूं, मैं कोई आपको क्रेडिट्स नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल कहा है कि 800 सीसी गाड़ियां होनी चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जब कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो बिल्कुल हमें 800 सीसी ही गाड़ी में बैठना चाहिए, तो वजीर बन के सुरखाब के पर नहीं लग जाते, हमें बसों में भी सफर करना पड़े, बिल्कुल वुजरा को मेट्रो बस ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया वहां पे भी जाना चाहिए। ठीक है, आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। चले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ कड़वी चीजें उसको भी आप कंसिडर कर रहे, वो कड़वी चीजें मदर साहब से बिल्कुल उन्होंने बताई हैं, लेकिन शाह जी वैसे ये सिंध के अंदर भी लागू करवा दें, आप तो माशाल्लाह कैबिनेट के अंदर भी हैं सर, 650 सीसी गाड़ियों उठे, पैसे बचाएं, पेट्रोल बचाएं, कोई खर्चे कम करें, देखिए लोग भी आपको ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा पजीराई मिलेगी।
जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और मज़हर अब्बास साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल सच्चाई पे मुबनी है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ज़रूर मैं ये तवक्को करता हूँ कि मज़हर भाई ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह के एग्रीमेंट IMF के साथ जो PTI की नाअहल वफाकी हुकूमत ने किए, या जो उनकी नाअहली थी कि अपनी गंदम सब्सिडी कर कर सस्ती करके उन्होंने एक्सपोर्ट की और फिर बाद में महंगी मंगवानी पड़ गई, वही हाल चीनी के साथ किया, दवाइयों के साथ हुआ। ये आबिद शेर अली साहब सही कह रहे हैं कि जब ऑयल मार्केट में बिल्कुल अर्जा था तो न खुद मंगवाया और फिर ऑयल कंपनीज को लिख के दिया गया कि आप नहीं स्टोर कर सकते, ना मंगवाएं। LNG में भी यही कुछ हुआ। दीगर कोई एक चीज़, कोई एक ऐसी चीज़ हो जो PTI की हुकूमत ने बेहतर की हो, या IMF के साथ जिस तरह के मुआहदे उन्होंने किए जो भुगतने पड़ रहे हैं हमें, ये भी आपको मज़हर साहब जैसे सच्चे इंसान से हम यही तवक्को करते हैं। कम से कम बिल्कुल आप सब कुछ कहें, और सही कहा आपने, एक आध जुमला ये ज़रूर आना चाहिए आपकी तरफ से कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तानियों का हाल है, जो तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी, तारीख़ी बदउनवानी थी, उसमें उनका अमल रहा है। PTI की हुकूमत का हमें बिल्कुल एहसास है, स्पीचलेस हम भी हैं कि लोगों के पास हमने भी जाना है। और अगर ये जो आप केयर टेकर जी मदन साहब रिस्पॉन्ड कर दे सर। दोनों शख्सियात कह रही हैं कि दिल के करीब को ऐसा जुमला कह दे। देखिए मुनीब, मैं सीधी सी बात ये कर रहा हूँ कि आप जब PTI की गवर्नमेंट बनी थी, पहले 3-4 महीने बाद जब चीज़ें वो हुई थी और ये सवालात उठते थे, जब उनसे सवालात किए जाते थे तो एग्जैक्टली वो लोग यही जवाब देते थे कि जी ये पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है। और मैं 3 साल बाद की बात नहीं कर रहा, मैं पहले 3 महीने की बात कर रहा हूँ। वो यही पलट के कहते थे कि ये सब पिछली गवर्नमेंट का है। हमारी यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम हर चीज़ पिछली गवर्नमेंट, होगा बिल्कुल होगा, जाहिर है IMF कोई आज का तो वो नहीं है चीज़। IMF से तो हम मुसलसल जो है लोन लेते आ रहे हैं और उनके तले दबे हुए हैं। देखिए अगेन ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं IMF की कंडीशंस हैं, टफ कंडीशंस हैं, टफ फैसले करने हैं, ठीक है जी। लेकिन टफ फैसले करने के साथ आप जब लोगों पे बोझ बढ़ रहा है तो कम से कम आपके ऑप्टिक्स तो बेहतर होने चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है सर। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म। मज़हर अब्बास साहब का, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का और आबिद शेर अली साहब का इस सेगमेंट से हम इजाज़त लेते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुल्क की हालात आपके सामने है, हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है, जनाब इमरान खान का रेटरिक या उनका बयानिया अपनी जगह पर है, किस कदर रियलिटी के करीब है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं और उसका सियासी नुकसान उन्हें किस हद तक हो सकता है या फ़ायदा, एक ब्रेक के बाद जानते हैं। जनाब सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ होंगे, साथ रहिएगा। कुछ इमरान खान साहब ने कह दिया, उसकी अहमियत है, उसकी रेवरेशन भी हमें नज़र आ रही है, हर कोई उसे डिस्कस कर रहा है और उस पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये रिवर्बरेशंस जेन्युइन हैं? क्या इमरान खान साहब ने जो कहा है उससे वाकई कुछ पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम पैदा हो गया है? क्योंकि हर कोई उन्हें कंडेम कर रहा है, मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कि इमरान खान साहब ये एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, और अगर वो ये कर रहे हैं तो क्या उन्हें पता है कि ये कितना प्रोडक्टिव या काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा? हुकूमत आज सोच रही है, गेयर अप कर रही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ को मुकदमात दर्ज किए जाएँ। क्या ये मूव अगर हुई तो हुकूमत के हक़ में होगी या इमरान खान साहब को इससे मज़ीद पॉपुलैरिटी मिलेगी? और इमरान खान साहब जिस नहज पर हैं, क्या वो सियासी तौर पर अगर इस मोमेंटम को जारी रखते हैं तो उनका बयानिया मजबूत होगा, ज़ोर पकड़ेगा, या ये भी उनके खिलाफ जाएगा? ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद मोहतरम सोहेल बड़ाई साहब। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर, आप इमरान खान साहब को आपने सुना, खैर मुझसे आप ज़्यादा जानते हैं, सारे लीडर्स ही अपने अपने, जब वो अगर कहा जाए ज़ेर अताब होते हैं, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट होते हैं या हुकूमतों से बाहर होते हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े सख्त बयान दिए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मरीम नवाज शरीफ साहबा हों, सिवाय शहबाज शरीफ साहब के। अब इमरान खान साहब का ये सब कुछ कहना, आपको लगता है कि हर कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है या नहीं? इमरान खान साहब ने जो कहा है वो ऐसा है कि उससे चूल्हे हिल गई हैं हर चीज़ की? नहीं, चूँकि एक नॉर्मल से बात ज़रा हट के है, अब नॉर्मल है, और दूसरा इमरान खान साहब चूँकि बहुत प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और हमेशा कहते रहे हैं कि हम एक पेज पर हैं, उनकी तरफ से ऐसी बात का आना, अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां या एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वाली पार्टियां ये बात कहती हैं तो उनकी बात
की समझ आती है। इमरान खान की ये बात समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो बहुत करीब रहे हैं, इनको बड़ी सपोर्ट दी है इस्टेब्लिशमेंट ने, और लेकिन फिर भी वही बात है कि इसके पे गद्दारी का कहना या इस पे कोई मुकदमे दर्ज करना या किसी को गद्दार करार देना ये मुनासिब नहीं है। एक तजिया है, उनका ख्याल है कि उनको अगर हुकूमत में नहीं रखेंगे या ये हुकूमत रहेगी तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। ये लोग सारे ही पहले किसी न किसी सूरत कहते रहते हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना ये कुछ थोड़ी सी आगे की बात है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को भी मोहतात रहना चाहिए। सर एक प्रेसिडेंट है, ऑल्दो बहुत से लोग इस पे एतराज़ करेंगे कि जी आप कैसे मिला सकते हैं कि जो अल्ताफ़ हुसैन ने कहा और इमरान खान ने कहा, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों के ऊपर, और वो भी एक बड़ी एक्सट्रीम साइड थी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ली थी, यहाँ इमरान खान साहब मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, इतनी बड़ी जमात के सरबराह हैं, जब वो ये बात कह रहे हैं तो क्या एहसास है वो उनको ज़ाती तौर पर आपको लगता है कि वो एहसास होना चाहिए? अब उन्हें अब वो मुल्क की एक बड़ी पार्टी के सरबराह भी हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अब उन्हें जो रियलिटीज़ का जो है उनका एहसास होना चाहिए। उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो इक़्तिदार से निकल चुके हैं और अब उनकी बड़ी एक ज़िम्मेदार हैसियत है, और अगर दोबारा उन्हें इक़्तिदार लेना है तो उन्हें ज़िम्मेदाराना बातें करनी चाहिए। गैर ज़िम्मेदाराना बातें करके वो कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। बट राइट साहब, आप समझते हैं कि ये सियासत के अंदर होता है कि आप 2 कदम आगे जाते हैं, फिर 1 कदम पीछे लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब यहाँ जिसको टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या कन्फ्रंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान का मुक़्तदिर हल्के हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। आपको लगता है कि ये जो वो कर रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई किसी जगह सॉफ्ट एंट्री फिर रहेगी कि अच्छा जी कोई बातें, ये सारे बातें माजी में डाल देते हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार मिलना की पॉसिबिलिटी हो तो वो आ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास सॉफ्ट एंट्री शहबाज शरीफ साहब की सूरत में थी, क्या इमरान खान साहब के पास है? मेरा ये ख्याल है मुनीब साहब के इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और आज का दिन इन्होंने ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट से फ़ासला क्रिएट किया है, इन्होंने ख़ुद अदलिया से फ़ासला क्रिएट किया है, इन्होंने ख़ुद उनकी चीज़ों को फ्लाउट किया है और ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि अपने ये जब फेवरेट होते थे, लाडले होते थे, लाडले से आहिस्ता आहिस्ता रकीब बनते जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि कभी भी अच्छा नहीं हुआ। हमने देखा पीपल्स पार्टी को, नून को, दोनों एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहीं, लेकिन फिर दोनों कोशिश करती रहीं कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो, किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो, तो तभी जाके उनको कंड्यूसिव हालात मिले, तभी जाके वो इलेक्शन भी जीत सकें, तभी इलेक्शन में आके एक हुकूमत भी कर सकें, अगरचे फिर भी बिगड़ गई। लेकिन बहरहाल आपको पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उनका अंदाज़ा होना चाहिए। और इमरान खान साहब तो वो लकी आदमी हैं कि जो सीधे इक़्तिदार में गए हैं, जहाँ ना उन्होंने कैदो बंद देखी, ना जेल देखी, ना कैदें देखी, ना आंसू गैस देखी, ना लाठी चार्ज देखा, ना कोई मुश्किल देखी, ऑलमोस्ट अ सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून वो सीधे गए हैं। बाकी सारे तो इन राहों से गुजर के गए हैं। भुट्टो साहब जेल में रहे, नवाज शरीफ जेल में रहे, जरदारी साहब कितने साल जेल में रहे, तो ये सारे तो जेलें देख देख के आए हैं। तो इमरान खान साहब बस लग के वो सीधा इक़्तिदार में गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब दोबारा सीधा नहीं इक़्तिदार में जा सकते। अब उनका रास्ता जेलों और आंसू गैस से गुजर के आया। अब देखते हैं कितनी दिलेरी से और कितनी पाबंदी से और कितनी अक्लमंदी से इस रास्ते को अबूर करते हैं। पर वैसे ये जो सारा कुछ है इमरान खान साहब की जानिब से, आपको लगता है कि इज़ इट पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, या ये बस वो कहते हैं ना ट्रिगर हैप्पी नेचर हो जाती है किसी की कि बस वो कहते हैं ना शूटिंग फ्रॉम द हिप, आप हर फटाफट गोल के चलाने लगते हैं। बिगर प्लान तो एक ही है ना कि इलेक्शन हो। ठीक है, बिगर प्लान तो एक है कि जल्द से जल्द इलेक्शन। बट इस तरह अचीवेबल है? लेकिन इस तरह अचीवेबल नहीं है, इससे तो हालात और ख़राब होंगे। मसलन मैं समझता हूँ ये जो लॉन्ग मार्च वाला काम उन्होंने किया, इससे उनकी पोजीशन ख़राब हुई। लॉन्ग मार्च से उनकी पोजीशन अच्छी नहीं हुई। जो उनका दबाव था, एक खौफ था, एक रोब था कि जब ये आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो रोब जाता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें सोच समझ के स्टेप्स लेने चाहिए। और गोली उस वक्त ना चला दें जब अभी सफ़े ही नहीं चली। शूटिंग फ्रॉम द हिप। आप ये देखें कि भाई इस्तीफ़े सबसे आखिर में दिए जाते हैं, आपने सबसे पहले दे दिए। जो लॉन्ग मार्च है सबसे आखिरी अरबा होता है, आपने वो सबसे पहले कर दिया। तो अब इससे आगे करेंगे क्या? इससे आगे तो और कुछ है ही नहीं। ठीक, इस्तीफे भी आप दे चुके हैं, लॉन्ग मार्च भी आप कर चुके हैं। बट खान साहब ने एक मोमेंटम बनाया था बड़े बड़े जलसे करके, ठीक है, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, कोई नॉर्मल हुआ, लेकिन एक मोमेंटम था।
आपको लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में ओवरऑल एंड विद दिस बयानिया जो अब उन्होंने कहा है कि जी न्यूट्रल तो आप रह नहीं सकते और फिर अगर मैं अगर आपने सही फैसले ना लिए तो फिर ये हो जाएगा, पॉपुलैरिटी में इजाफा करेगा या नहीं, ये हिट करेगा? रुक गई है, जितनी पॉपुलैरिटी होनी थी प्लेटो कर गई है। मेरा ख्याल है कि जितनी इमरान खान की पॉपुलैरिटी होनी थी हो गई है। अब बड़े वाजे दो धड़े हैं और नून भी कम नहीं है पंजाब में, ठीक है। उनका वोटर खामोश है, उनका वोटर ट्विटर पे नहीं है, उनका वोटर सोशल मीडिया पे नहीं है, उनका वोटर बोलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन इलेक्शन में आप देखेंगे कि वो मैटर करेंगे। दूसरा आप मुझे देखें, उनको इक़्तिदार का टीका लग गया है दोबारा से। नून तो इक़्तिदार की रसिया है और जब उसको इक़्तिदार का टीका लग जाता है तो वो तो तगड़ी हो जाती है, पहलवान बन जाती है, बहुत सी चीजें मैनेज कर जाते हैं, बहुत सी मैनेज कर जाते हैं। अब अगला इलेक्शन वो मैनेज करेंगे, वो इलेक्टेबल मैनेज करेंगे, वो आपको हर हल्का मैनेज, हल्कों में पैसे लगाएंगे, बंदे तगड़े करेंगे, वो तो इस चीज के माहिर हैं। पीटीआई तो किसी बाग की मूली भी नहीं है, उस खेत की मूली भी नहीं है जो उनका असल मैदान है। अच्छा सर, एक बताइए कि ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जब रेजिस्टेंस कहा जाए या नेम कॉलिंग उन्होंने शुरू की, हर एक ने कंडेम किया इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहब फिर टाइम एंड अगेन कहती नहीं कि पावर टॉक्स टू पावर, आप रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो फिर कोई ना कोई उसका फायदा होता है। आपको लगता है नून को उसका कोई फायदा हुआ था, जो अगर इमरान खान साहब को भी हम उसी जगह रख के देखें फायदा होता है, फायदा होता है, फिर इमरान खान साहब को भी होगा फायदा। देखें, फायदा ये होता है कि कब करना है। जब नवाज शरीफ बिल्कुल गिरे हुए थे तो उस वक्त उनको फायदा हुआ, ठीक है। इमरान खान गिरे हुए नहीं है, इमरान खान तो सेकंड ऑप्शन है इस वक्त भी। यानी अगर कोई पूछे कि शहबाज शरीफ के बाद कौन, तो इमरान खान मौजूद है पूरी ताकत से, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ को बिल्कुल फ़र्क किया जा रहा था, उस वक्त नवाज शरीफ को एज ए ऑप्शन ख़त्म किया जा रहा था, तो इसलिए वो बोले और बड़ा ज़ोर से बोले और सरवाइव कर गए। इमरान खान को ऐसी ज़रूरत नहीं है इस तरह के बयानिए की। अच्छा, टुवर्ड्स द वेरी एंड सर मुझे ये बताइए कि क्या कोई सियासतदान हमारे मुल्क में कोई भी जमात हो इस जोम के साथ कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट में ले लिया और मैं टेक ऑन कर रहा हूँ, इलेक्शन जीत सकता है सर? इलेक्शन तो नहीं जीत सकता, लेकिन इलेक्शन में इसके वोट होते हैं। अच्छा, होते हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी वोट मौजूद हैं, हमेशा से रहे हैं। पीपल्स पार्टी को 20% एक ज़माने में वोट खाम मिल जाता था और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट होता था, लेकिन वोट वो अब कहाँ है अब नहीं पता फ्रैंकली। एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट किस जमात के साथ और वोटर बड़ा सियाना है। अब देखे ना, वो नून के साथ था, तो क्या अब तो नून प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, क्या अब भी वो नून के साथ है? तो ये देखना होगा, ये इलेक्शन में ही जाके पता चलेगा। लेकिन बहरहाल एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट भी मौजूद है पाकिस्तान में, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और पीटीआई के अंदर भी ये टेंडेंसी मौजूद है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। अच्छा, चल, क्योंकि पॉपुलर पार्टी है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के हवाले से कुछ बुरी खबरें हैं, यानी कुछ हिला देने वाली खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने आज शेयर की। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जहाँ खड़ी है वो किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, और साथ रहिएगा। क्या कहा जाए, द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया एक दफ़ा फिर। इस वक्त अगर देखा जाए तो प्राइस आपके सामने है। रात 12 बजे जब आप पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको झटका लगेगा, और ये धीरे से नहीं लगेगा, ये ज़ोर से लगेगा। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं, एडिटर हैं प्रॉफिट मैगजीन के, इकॉनमी को एनालाइज भी करते हैं। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो पेट्रोल प्राइस के बारे में कहा जा रहा था, बड़ी स्पेकुलेशन थी कि ये पहले एक झटके में 30 रुपये बढ़ाया गया और अब दोबारा बढ़ाया जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज़ कि गवर्नमेंट जब से आई है तकरीबन 60 रुपये पर लीटर पेट्रोल बढ़ गया, 55 रुपये डीजल बढ़ गया। फौरी तौर पर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, चले वो मैं उस पर आता हूँ, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है, एडिबल्स, खाने वाली अशिया खुर्दोनोश, उस पर कैसे ट्रांसलेट होगा? उस पर तो मुनीब महंगाई आएगी लाजिम, क्योंकि ज़रूरी अशिया जितनी है पाकिस्तान में वो बाय ट्रक मूव होती हैं, और ज़्यादातर जो फ्लीट ऑफ ट्रक्स है कि वो डीजल पे चलते हैं। तो जो भी फार्म से मार्केट जो फूड आता है, चाहे वो व्हीट हो या पेरिशेबल आइटम्स भी हों, वो तो इम्पैक्ट होएगा, और उसकी प्राइस जो है उसमें आने वाले महीनों में अब ये वाली जो पेट्रोल की नई प्राइसेस हैं ये रिफ्लेक्ट करेंगी। किस हद तक जाएगी चीज़ वो कहना मुश्किल है, लेकिन इजाफा तो लाजिम आएगा। ठीक, अच्छा, ये जो IMF के साथ जारी बात है, आपने नई ट्रांच लेनी है, ये सब इजाफा ज़रूरी था, लेकिन आपको लगता है कि बस ये जितना झटका लगना था ये अब चले लग चुका? 60 रुपये पेट्रोल, 55 रुपये डीजल,
इस पे हम चले गए हैं। नेपरा ने आज वो डिटर्मिन कर दिया है, नोटिफाई गवर्नमेंट करेगी बिजली का टैरिफ। यही कुछ है या खुर्रम साहब अभी मजीद झटके आ सकते हैं? और नहीं, मजीद और झटके हैं। बैड न्यूज मुनीब। आई विश कि मेरे पास कोई अच्छी खबर होती, लेकिन लास्ट जो ओगरा की वर्किंग पब्लिक में आई है उसमें दिखाया था कि पेट्रोल जो है उसमें 39 रुपीज़ की सब्सिडी दी जा रही थी और डीजल की जो कीमत थी उसमें 53 रुपीज़ की सब्सिडी रह गई थी। ये पहले इंक्रीज के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो 30 रुपए का इंक्रीज हुआ था उसके बाद। अब अगर उन्होंने 30 रुपए दोनों फ्यूल्स पे लगा दिए, दैट मीन्स 9 रुपए की सब्सिडी अभी तक मौजूद है पेट्रोल में और कोई 23 रुपए की सब्सिडी डीजल में मौजूद है। इसके ऊपर हमारे पास कुछ मालूमात हैं कि IMF की तरफ से ये भी एक डिमांड है कि इनके ऊपर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स की मद में जो टैक्सेस लगने थे उनको भी रिवाइव किया जाए। ये कमिटमेंट थी जो खान साहब की गवर्नमेंट ने पिछले साल दी थी IMF को, और तब से लेके अब तक IMF उस पर इंसिस्ट कर रहा है, उसको डिमांड कर रहा है कि आप ये कमिटमेंट पूरी करें। तो वो भी कमिटमेंट अब इस गवर्नमेंट को पूरी करनी पड़ेगी। तो अभी काफ़ी फासला और है ट्रैवल करने का मुनीब। अच्छा, ये कंडीशंस मीट ऑलरेडी हो गई हैं नेक्स्ट ट्रांच के लिए IMF से जो कर्जे की आनी है, या अभी मजीद चीज़ें करनी है और भी हमें? नहीं, अभी मजीद करनी है चीज़ें। IMF की जो डिमांड थी सोफा वो ये थी कि सब्सिडी को आप 0 पे लेके आएं और उसके बाद फिर आप टैक्स लगाएं। अब कुछ मेरे पास जो मालूमात थी जब IMF के साथ अप्रैल के महीने में मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, वो ये कह रहे थे, तब उन्होंने डिमांड किया था कि जितने पैसे इस सब्सिडी के तहत दिए गए हैं सोफा, वो भी आप रिकवर करें आवाम से टैक्स की शक्ल में। इन्हीं फ्यूल्स के ऊपर टैक्स लगा के जितने पैसे दिए गए हैं उसी हिसाब से आप पैसे इकट्ठे करें। अब आई डोंट नो कि इसके ऊपर कितना डट के खड़ा रहेगा IMF, लेकिन प्राइसेस पे जो हैं वो फुल मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करें, इस पे तो लाजिम वो खड़ा रहेगा। और ये तो मिफ्ता साहब ने भी कंफर्म किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, तो 9 रुपए और 23 रुपए तो दोनों फ्यूल्स में लाजिम है अभी। अच्छा, ये आप कह रहे हैं तकरीबन 23 रुपए, शायद और बढ़ सकता है। अगेन अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए, लाइकलीहुड है क्योंकि इतना तो बढ़ गया। अब मुझे ज़रा ये बताइए सर कि मिफ्ता साहब ने आज एक खबर की दी, वो जो रोल ओवर है चाइना से $2.3 बिलियन का, वो बहुत जल्दी मटीरियलाइज हो रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो उनको बड़ा बूस्ट मिलेगा, शोर अप हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि बड़ा जल्दी आ जाएगा। तो आपको इससे क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर? इसका स्टेबिलिटी आएगी। कुछ एक्सचेंज रेट में जो हम लोगों ने देखा था 202 रुपए को टच कर रहा था पिछले हफ्ते तक, वो आज गिर के 197 तक आया है। इंटरबैंक रेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसकी एक वजह यही है कि पिछले हफ्ते उन्होंने IMF की डिमांड्स के ऊपर मीट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। आज जो स्टेप्स लिए हैं ये भी एक्सचेंज रेट में लाजिम अब रिफ्लेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर ये IMF का जो चाइना का डिपॉजिट है, जो सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी थी, जिसका रोल ओवर अब अगर हो जाए और वो $2.3 अरब वापस आ जाए, जैसे मिफ्ता साहब कह रहे हैं, चंद रोज की बात है, तो इसका मतलब है एक तो एक्सचेंज रेट में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी और अब पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबलाइज तो करेगी इसकी वजह से। लेकिन मुनीब, ये हम लोग मार्च के महीने से सुन रहे हैं कि ये होने वाला है। ये जो रोल ओवर है इसके चंद रोज की बात है, ये पैसे आने वाले हैं, ये मार्च से हम लोग सुन रहे हैं। तो जब तक ये पैसे आते नहीं है तब तक मेरे ख्याल में इसके इंतज़ार में बैठना फ़िलहाल मेरे और आपके लिए तो फ़ायदे की बात नहीं है। अच्छा, ये जो मोडीज़ ने, अब इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज होती हैं, ये फौरी तौर पर जारी बात है जब खबर आती है कि जी आपकी जो इकोनॉमिक आउटलुक है, मुआशी आउटलुक है, उसको उन्होंने स्टेबल से नेगेटिव कर दिया, यानी स्टेबल थी उसी में कर दिया है, तो आम आदमी को ज़रा समझने में प्रॉब्लम होती है इसका इम्पैक्ट क्या है और ये एक्चुअली क्या बता रही है ये रैंकिंग के अगर मनफी में चली गई है तो? ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन होती है पाकिस्तान के फॉरेन क्रेडिटर्स के लिए, यानी कि जो पाकिस्तान के डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं फॉरेन मार्केट्स में, उन बॉन्ड्स के होल्डर्स हैं उनके लिए ये बताया जाता है। और बेसिकली मूडीज अभी ये बता रही है उन सारे बॉन्ड होल्डर्स को कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं। वो कह रहे हैं कि ये स्टेप्स लेते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो मुमकिन है, इम्कानात हैं कि आगे जाते हुए पाकिस्तान को अपने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी जो है उसमें मुश्किल पेश आए। लेकिन अब आज की जो प्राइस एडजस्टमेंट हुई है इसके बाद हो सकता है कि इस आउटलुक में भी
थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाए। ऑल्दो मूडीज फिलहाल तो नहीं चेंज करेगा, लेकिन जब तक IMF प्रोग्राम नहीं कंक्लूड होता तो पाकिस्तान का आउटलुक इसी तरह रहेगा अच्छा, नेगेटिव। मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि जून के तीसरे हफ्ते में हम साइन कर लेंगे। सो साइनिंग व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? ये जब साइन हो जाते हैं एग्रीमेंट, ठीक है जी, पैसा आ जाना या ट्रांच आ जानी, डॉलर्स आ जाने, वो एक और बात है, पर आम आदमी को क्या जी अच्छा जी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा या नहीं, मजीद न्यूज़ टाइट हो जाएगी? नहीं, अफसोस है मुनीब, आम आदमी को इससे रिलीफ नहीं मिलेगी। इससे रिलीफ मिलेगी पाकिस्तान की रियासत को। और अफसोस की ये बात है कि रियासत के और आम आदमी के जो इंटरेस्ट हैं वो दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में खींचते हैं। तो अभी रियासत को बचाने के लिए जो पेट्रोल की सब्सिडीज़ और जो डीजल की सब्सिडीज़ लगाई जा रही हैं, और आगे चल के ये बिजली और गैस में भी होना है मुनीब, तो उन सब्सिडीज को अब उतार के उनका बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर डालना है। और IMF के साथ एग्रीमेंट होने का सबसे बड़ा फायदा रियासत को जो होगा वो ये है कि पाकिस्तान के जो कर्जेदार हैं, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उनको एक कंफर्ट मिलेगी कि ठीक है, पाकिस्तान को बचाने के लिए पीछे एक बहुत बड़ा हाथ अब आ गया है जो उनको रोक लेगा एक ऐसी सिचुएशन में जाने से जहां पे आज श्रीलंका खड़ा है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ये स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इनकी वजह से आम आदमी के ऊपर बोझ जो है उसमें इजाफा होगा। अब बजट के अंदर आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट जारी अग्रीमेंट हो जाता है तीसरे हफ्ते में जून के, देन बजट कम्स, सो गवर्नमेंट बड़ा कह रही है कि हमको रिलीफ भी शायद मिल सकता है, लोगों को रिलीफ एक्सपेक्ट करना चाहिए या एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए अभी इस बजट से? नहीं, ख़त्म तो नहीं कर देनी चाहिए, कुछ तो रिलीफ मिलेगी लाजिम। कुछ जैसे उन्होंने पिछली पेट्रोल प्राइस हाइक के बाद भी रिलीफ अनाउंस की थी, इस दफ़ा भी कुछ तो करेंगे। और ज़्यादातर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो डेटाबेस है, जिसका नाम PTI गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम रख दिया था, उसकी जो डेटाबेस है उसके थ्रू किसी ना किसी किस्म की रिलीफ तो लग रहा है पास थ्रू करेंगे। लेकिन बाकी जो भी बजट होगा, रेवेन्यू मेजर्स उसमें काफ़ी सख्त होंगे, टैक्सेस, आपकी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर टैक्सेस का बोझ जो है वो तो चढ़ेगा। और तरक्याती बजट जो है, जो आपकी मईशत का एक बहुत बड़ा इंजन होता है, जो ग्रोथ जो मईशत में आती है वो तरक्याती बजट से काफ़ी हद तक वहाँ से आती है, उसमें भी कमी की जाएगी। तो कुछ तो उम्मीद रख सकते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक बात की जो एक इनडिसीजन की सी कैफियत थी जब खुर्रम साहब की हुकूमत आई, आपको याद है जब असद उमर साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली गवर्नमेंट के पहले कुछ अर्सा, उन पे भी यही कहा गया कि वो इनडिसीजन मेकिंग थी, नहीं डिसीजन लिए गए, बट इनफैक्ट उसके वो इट कॉस्ट अ फॉर्चून टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट भी जब आई है तो यही कहा जाता है कि इनडिसीजन था बड़ा और गवर्नमेंट को पता नहीं था, एंड इट हैज़ कॉस्ट देम अ फॉर्चून टू। हाउ वुड यू रेट द करंट फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब? हैज़ ही डन एनी बेटर या इट्स टू अर्ली टू जज? नहीं, ही इज डन बेटर इन वन सेंस कि पिछली दफ़ा तो पिछली हुकूमत ने जो स्टेप्स लेने थे उनको लेने में उन्होंने 9 महीने गुजारे थे। तो इस दफ़ा अगर हम लोग 5 या 6 हफ्ते की इनडिसीजन की बात कर रहे हैं, तो जो हमने इनडिसीजन अगस्त 2018 से लेके जुलाई 2019 तक देखी थी, वो तो 9 महीने की थी, और उस दौर में कोई 6 से 8 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़ाया हुए थे, ठीक है, बेसिकली उन बिल्स को पे करने। इस दफ़ा वो बात तो बिल्कुल नहीं है। जो 9 महीने की बात थी या 6 हफ्ते के अंदर अंदर अब वो स्टेप्स लेने शुरू कर रहे हैं। अलबत्ता मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब, जिनको पता था शुरू से कि ये वाले स्टेप्स लेने ज़रूरी होंगे, उनको काफ़ी टाइम लगा है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को समझाने में, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को समझाने में कि ये स्टेप पॉलिटिकली कॉस्टली होगा, लेकिन लेना हमें मजबूरन है। ठीक है, बहुत खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की मईशत के हवाले से एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जो तज्ज़िया आपके सामने है, ख़बरें अच्छी नहीं है, महंगाई बढ़ेगी, बोझ पड़ेगा, लेकिन रिलीफ भी मिल सकता है बजट के अंदर, बट एज ऑफ टुडे लोग परेशान हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि इस पेट्रोल हाइक से, डीजल की हाइक से लोग परेशान नहीं होंगे। इसे ही पेट्रोल बॉम्ब कहा जाता है। होगा वहाँ पे देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।